हेलो एवरीवन। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। आज हम सीटेट सीरीज़ में मैथ टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आपको हम क्वेश्चन मैथ के 15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके पेडोलॉजी से इम्पॉर्टेंट है, शिक्षण से, गणित शिक्षण से लिए गए हैं। तो आगे की ओर हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें तो आपका पहला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक विधि है, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि है, या ऑप्शन सी है प्रयोगशाला विधि, या ऑप्शन डी है आगमन निगमन विधि। तो यहाँ पर देखेंगे कि गणित शिक्षण की विधि में छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है कथन ढूंढना है। ठीक है, तो आप देखते हैं गणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग करते हैं, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कभी भी गणित में व्याख्यान विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए नई अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन बी है नए सूत्रों को समझने के लिए, ऑप्शन सी है कंप्यूटेशनल कौशल बढ़ाने के लिए, अथवा ऑप्शन डी है नई परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग करने के लिए। तो आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा कौन सा, वो ऑप्शन होगा डी। नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित में ड्रिल कार्य का प्रयोग करते हैं। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पाई चार्ट क्या है। ऑप्शन ए गणित के सूत्रों का एक चार्ट है, ऑप्शन बी गणित शिक्षण की एक विधि है, ऑप्शन सी परिपत्र संरचनाएं बनाने वाला एक उपकरण है, या ऑप्शन डी डेटा का प्रतिनिधित्व की एक विधि है। तो आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये क्या करती है, पाई चार्ट डेटा का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कक्षा 7 के एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक आयत की परिधि 40 इकाई है। दिए गए वर्ग की परिधि क्या है। इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक प्रमुख गणितीय अवधारणाएं हैं। ऑप्शन ए है आयत और वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत की परिधि और वर्ग और आयत की परिभाषा बताइए। ठीक है, अथवा क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, वर्ग आयत सर्वांगसम परिधि आदि शब्दों का अर्थ बताना पड़ेगा। ऑप्शन सी आयत का क्षेत्रफल वर्ग की परिधि बताना पड़ेगा, या समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना होगा। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एक वर्ग के 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित करना है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा कि हमें वर्ग का ही चित्र बनाना पड़ेगा। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल पहले बताना पड़ेगा, वर्ग और आयत की परिधि बतानी पड़ेगी, और वर्ग और आयत की क्या बतानी पड़ेगी, परिभाषा। इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बीजगणित को बीज की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। संज्ञानात्मक विकास के पियाजेट सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित को पढ़ाना उचित है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया है बच्चा संवेदिक पेशी अवस्था पर है और बहुत सारी मैनिपुलेटिव की मदद से समझ सकता है। ऑप्शन बी है कि बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर है और अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकता है। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है और वह तार्किक संरचना बनाकर मूर्त अनुभवों की अवधारणा को समझ सकता है। ऑप्शन डी की तरफ चलें तो ऑप्शन डी कहता है कि बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है और अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए पूरी तरह से परिपक्व है। तो आप देखेंगे कि अगर बीजगणित को बीज की कक्षाओं में पढ़ाया जाए तो वह पियाजे के किस स्तर पर होगा। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सही होगा डी। ठीक है, कि बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो वह अमूर्त अवधारणाओं को क्या करेगा, समझ लेगा आसानी से। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि श्री शर्मा प्रतिपादकों पर छात्रों के काम का आकलन कर रहे थे। प्रतिक्रिया पत्रक में से एक नियमानुसार था। इस प्रतिक्रिया पत्रक के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित अवलोकन कर सकते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को प्रतिपादकों के नियम समझ आ गए हैं और उन्हें अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, छात्रों को प्रतिपादकों के नियम समझ आ गए हैं लेकिन लेखन संबंधी त्रुटियों की हैं। ऑप्शन सी है, छात्रों को प्रतिपादकों के नियम समझ आ गए हैं लेकिन दो संख्याओं के विभाजन से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है। ऑप्शन डी कहता है कि छात्रों को उन मामले के लिए प्रतिपादक के कानून को समझ गए हैं जहां आधार समान है और उसे मामले के लिए अवधारणा को याद किया है जहां आधार अलग है। तो ऑप्शन सी 6 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही वो ऑप्शन सीटेट में होता है जो छात्रों के हित में किया जाता है। तो इसमें से आप देखेंगे छात्रों के हित में कौन सा सबसे ज़्यादा किया गया है? ऑप्शन नंबर डी। छात्रों को उन मामलों के प्रतिपादक के कानून को समझ गए हैं जहां आधार समान है, वहां उस मामले की अवधारणा की याद किया है और जहां आधार अलग हैं उसको अलग तरीके से सॉल्व किया है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि वान हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार ज्यामिति को समझने के 5 स्तर इस प्रकार हैं: विजुअलाइजेशन, विश्लेषण, अनौपचारिक कटौती, कठोरता। कक्षा 7 के छात्रों को चतुर्भुजों को उनके गुणा के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा है। ये छात्र वान हेले के ज्यामिति स्तर पर हैं, यानी वान हेले के किस ज्यामिति स्तर पर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर हम समझें तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है कि यानी कक्षा 7 के छात्रों को चतुर्भुज के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा? आपका ऑप्शन सही जवाब होगा विश्लेषण। ठीक है, वान हेले के ज्यामिति के विश्लेषण स्तर पर पहुंच गए हैं। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर गुणे 65 सेंटीमीटर की एक धातु शीट से एक खुला बॉक्स बनाया जाना है। बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बॉक्स की संभावित ऊंचाई क्या है? इस बॉक्स का आयतन भी ज्ञात करें। यह कार्य संदर्भित है। ऑप्शन ए कह रहा है निचले स्तर के संज्ञानात्मक मांग के रूप में घनाभ के आयतन के सूत्र की जानकारी की आवश्यकता है। इसे क्यूबाइड की मात्रा के सूत्रों को ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी कह रहा है निचले स्तर के संज्ञानात्मक मांग के रूप में अवधारणाओं और प्रक्रिया के बीच कोई संबंध नहीं होना। या ऑप्शन सी कह रहा है उच्च स्तर के संज्ञानात्मक मांग के रूप में समस्या को कई संभावित स्थितियों के बीच आरेख और कनेक्शन बनाकर हल किया जा सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है उच्च स्तर के संज्ञानात्मक मांग के रूप में इसे वैचारिक समझ के उपयोग की आवश्यकता होती है और कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उच्च स्तर के संज्ञानात्मक मांग के रूप में समस्या को कई संभावित स्थितियों के बीच आरेख और कनेक्शन बनाकर क्या किया जा सकता है? हल किया जा सकता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है कि बच्चा सेवंत के एक बच्चे ने आयत को इस प्रकार परिभाषित किया है कि आयत एक चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर हैं और बराबर हैं। तो यह परिभाषा यह दर्शाती है कि बच्चा ऑप्शन ए आकृति को पहचान नहीं सकता, बी ऑप्शन है आकृति के सही गुणों को नहीं जानते हैं, ऑप्शन सी है आकृति के गुणों को जानता है लेकिन परिभाषा में कुछ गुणों को दोहराया है, ऑप्शन डी कह रहा है कि कुछ गुणों को जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो सही होगा कि सेवंत के एक बच्चे ने आयत को इस प्रकार परिभाषित किया है कि आयत एक चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ गुणों को जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्या कर दिया है, तथ्य को इसने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक रैखिक अभिव्यक्ति के योग में की जाने वाली बहुत सी साधारण त्रुटि 5y + 3 = 8y है। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लेखन त्रुटि, ऑप्शन बी कॉन्सेप्चुअल एरर या वैचारिक त्रुटि, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक त्रुटि या प्रोसीड्यूरल एरर, ऑप्शन डी है लापरवाह त्रुटि। तो आप देखेंगे इसमें जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 में वो सही जवाब आपका कौन सा होगा? वो सही जवाब होगा वैचारिक त्रुटि, यानी इसमें बच्चे की वैचारिक त्रुटि को स्पष्ट किया जा सकता है।
आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए एक एक संगतता, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, या ऑप्शन डी समूह बनाना। तो पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कौन सा ऑप्शन आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। पूर्व संख्या अवधारणा में ये काम नहीं किया जा सकता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 12, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ऑप्शन बी आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ऑप्शन सी हर कोई गणित सीख सकता है, ऑप्शन डी गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 12 में जो सही जवाब होगा वो बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 13, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिरूप, ऑप्शन बी है कोण, ऑप्शन सी है सममित और ऑप्शन डी है चौपड़। तो आप देखेंगे प्राथमिक स्तर पे जो संबंधित नहीं है, पैटर्न प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है, सममित बताया जाता है और चौपड़ बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सी चीज़ संबंध में नहीं बताया जाता? कोण। कोण के बारे में प्राथमिक स्तर में कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। यानी गणित में भयभीत होना और असफल होने के लिए कौन सा कारण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष के अनुभव, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन सी गणित की संरचना, या ऑप्शन डी लैंगिक भेद। तो आपका इसमें आप देख के ही बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा कि लैंगिक भेद कभी भी गणित के भयभीत होने और उसमें असफल होने का कोई भी कारण नहीं है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन एक बार करवा चुके हैं हम पिछले टेस्ट सीरीज में। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए आगमनविद, ऑप्शन बी निगमनविद, ऑप्शन सी संश्लेषणविद, ऑप्शन डी विश्लेषणविद। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगमनविद में सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट करें ताकि हम अच्छे से इस वीडियो पर एनालिसिस करके आपको उचित क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू आ सकें। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर ये लेक्चर मुलतवी की जाती है। आगे के लेक्चर में आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे।